नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। इजराइल लेबनान में जमीन के जरिए जाकर भी बढ़ रहा है। हालांकि हवाई हमलों में बेहतर इजराइल को जमीनी लड़ाई में हिजबुल्लाह से नुकसान हो रहा है। अब इजरायली सेना ने कहा है कि हिजबुल्लाह लड़ाकों से भिड़ने में उसका नुकसान बड़ा है। दिन की शुरुआत में लेबनान में पहले सैनिक की मौत की घोषणा की गई थी और अब इजराइल ने कहा है कि उसके 7 और सैनिक मारे गए हैं। कुल 8 सैनिक मारे जा चुके हैं, जिसमें एक कमांडो ब्रिगेड के 22 वर्षीय व्यक्ति की मौत हुई। बता दें, हिजबुल्लाह लड़ाके और इजरायली सैनिक दक्षिणी लेबनान में इजराइल की सीमा के पास भारी लड़ाई में लगे हुए हैं। इजराइल की सेना ने अब माना है कि ईरान द्वारा दागी गई कई मिसाइलें इजरायली वायुसेना के ठिकानों के अंदर गिरी। हालांकि इसके साथ ही उसने ये भी कहा है कि ठिकानों पर कोई हताहत या नुकसान नहीं हुआ। बता दें, कल मंगलवार को ईरानी हमले के दौरान कई मिसाइलें इजरायली वायुसेना के ठिकानों पर गिरी थी। आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी का कहना है कि इजराइल ईरानी मिसाइल हमले का जवाब देगा। उन्होंने कहा कि उनकी सेना के पास मिडिल ईस्ट में किसी भी जगह तक पहुंचने और हमला करने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि उनकी सेना के पास मिडिल ईस्ट में किसी भी जगह तक पहुंचने और हमला करने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि और हमारे दुश्मन जो अब तक इसे नहीं समझ पाए हैं, वो इसे जल्द ही समझ जाएंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामेनी ने तेहरान में एक बैठक के दौरान अमेरिका और कुछ अन्य यूरोपीय देशों के लिए कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने इजराइल, हिजबुल्लाह और हमास के बीच चल रहे युद्ध और क्षेत्रीय तनाव के लिए अमेरिका और कुछ यूरोपीय देशों को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि देश क्षेत्र में शांति लाने का झूठा दावा करते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें क्षेत्र से दफा हो जाना चाहिए ताकि क्षेत्र में स्थिति देश शांति के साथ रह सके। खामेनी ने कहा कि वो हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरल्लाह के मारे जाने का शोक मना रहे हैं। ईरान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया है कि मंगलवार को इजराइल पर मिसाइलें दागने का आदेश देश के सुप्रीम लीडर ने दिया था, जो अभी तक एक सुरक्षित जगह पर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने इजराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू, रक्षा मंत्री यायोव गैलेंट और सेना प्रमुख हर्जी हलेवी समेत कई नेताओं को हिट लिस्ट में शामिल किया है। उन्हें मारने की योजना ईरान की ओर से बनाई जा रही है। बता दें, ईरान ने कल रात इजराइल पर 200 के करीब मिसाइल दागी थी, लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकी है। अब मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से लिखा जा रहा है कि ईरान ने इजराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू समेत 11 ऐसे नेताओं की लिस्ट बनाई है जिन्हें टारगेट पर रखा जाएगा। इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के देश में एंट्री पर बैन लगा दिया है। इजराइल के विदेश मंत्री इजराइल काट्ज ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। इजराइल के विदेश मंत्री का कहना है कि संयुक्त राष्ट्र प्रमुख को देश में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। विदेश मंत्री ने बुधवार को कहा कि वह संयुक्त राष्ट्र महासचिव को इजराइल में प्रवेश करने से रोक रहे हैं। उन्होंने उन पर देश के खिलाफ पक्षपाती होने का आरोप लगाया। मंत्री ने आगे लिखा, ये एक ऐसे महासचिव हैं जिन्होंने अभी तक 7 अक्टूबर को हमास के हत्यारों द्वारा किए गए नरसंहार और यौन अत्याचारों की निंदा नहीं की है, न ही उन्होंने हमास को एक आतंकवादी संगठन घोषित करने की दिशा में ही प्रयास किए हैं। ऐसे सेक्रेटरी जनरल जो आतंकवादियों, बलात्कारियों और हमास, हिजबुल्लाह और हूतियों के बाद अब ईरान की ओर से की गई हत्याओं का समर्थन करते हैं, उन्हें संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में दाग के तौर पर याद किया जाएगा। इजराइल काट्ज ने ईरान को वैश्विक आतंकी जननी भी बताया। उन्होंने आखिर में लिखा, इजराइल एंटोनियो गुटेरेस के साथ और उनके बिना भी अपने नागरिकों की रक्षा करना और राष्ट्रीय सम्मान को बनाए रखना जारी रखेगा। भारत के विदेश मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि वो इजराइल ईरान लेबनान संघर्ष से पश्चिम एशिया में सुरक्षा स्थिति के बढ़ने से बेहद चिंतित है। भारत ने बातचीत और कूटनीति के माध्यम से समाधान का आह्वान किया। इसने नागरिकों की सुरक्षा पर जोर दिया है। इससे पहले मध्य पूर्व में तनाव बढ़ने के बाद सरकार ने बुधवार को भारतीय नागरिकों को ईरान की यात्रा न करने की सलाह दी है। ईरान ने इजराइल पर मिसाइल से हमला किया, जिसको ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस नाम दिया गया। इसके बाद ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने कहा है, इस ऑपरेशन ने साबित कर दिया कि इजराइल की आयरन डोम सिस्टम कांच से भी अधिक नाजुक है। पेजिशकियान ने बुधवार को साप्ताहिक कैबिनेट सत्र में ये बयान दिया। इसके साथ ही उन्होंने जोर दिया कि ईरान किसी भी नई इजरायली गलती पर अधिक कुचलने वाला जवाब देगा। ईरानी राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान युद्ध नहीं चाहता है, फिर भी वो उससे डरता नहीं है। उन्होंने कहा कि ताजा जवाबी हमले ने साबित कर दिया है कि ईरान कभी भी राष्ट्र के सम्मान और गौरव का मजाक नहीं उड़ाएगा। ईरान द्वारा इजराइल पर मिसाइल हमले के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ गया है।
एक और जंग का खतरा मंडराने लगा है। इजराइल पर मिसाइलें दागने के बाद ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी IRGC का बयान आया है। IRGC ने बयान जारी कर कहा कि मंगलवार आधी रात को इजराइल पर जितनी भी मिसाइलें दागी गई हैं, उनमें से 90% मिसाइलें टारगेट पर पहुंची हैं। IRGC ने कहा कि ईरान सरकार के इंटेलिजेंस से इजरायली सरकार खौफजदा है। बता दें, इजराइल पर हमले के लिए ईरान ने जिन मिसाइलों का इस्तेमाल किया है, उन्हें ईरान के अब तक के सबसे आधुनिक हथियार बताया जाता है। इजराइल पर दागी गई मिसाइलों में फतह मिसाइल शामिल भी थी। जानकारों का कहना है कि ईरान ने पहली बार इन मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। वहीं ईरान द्वारा मिसाइल हमले किए जाने पर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान ने मिसाइल दागकर बहुत बड़ी गलती की है, इसकी कीमत उसे चुकानी होगी। इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के एक पूर्व कमांडर और मौजूदा लेजिस्लेचर मोहम्मद इस्माइल कौसारी ने कहा है कि ईरान के मिसाइल लॉन्चर किसी भी संभावित इजरायली हमले का कड़ा जवाब देने के लिए पूरी तरह से भरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि लॉन्चर और लॉन्च प्लेटफॉर्म लोड कर दिए गए हैं और इजराइल द्वारा शरारत के किसी भी संभावित काम का जवाब देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि हमारे देश की बहुस्तरीय वायु रक्षा इस समय तैयारियों के हाईएस्ट लेवल पर है। उन्होंने आगे कहा कि हमारे कई मिसाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म अभी तक उपयोग में नहीं लाए गए हैं। अगर कोई शरारत हुई तो हम पहली बार ऐसी मिसाइलों का इस्तेमाल करेंगे जिनकी विनाशकारी शक्ति पूरी दुनिया को हैरान कर देगी। इजराइल पर 181 मिसाइलें दागने के बाद ईरान ने एक बार फिर नेतन्याहू को धमकी दी है। ईरान के आर्म्ड फोर्सेस के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बागेरी ने कहा कि अगर इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की तो ऑपरेशन कई गुना अधिक जोरदार तरीके से दोहराया जाएगा। उन्होंने कहा कि मिसाइल हमले तेज किए जाएंगे और इजराइल के सभी बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि ईरान ने इजरायली नागरिकों को निशाना बनाने से परहेज किया है। हालांकि अगर इजराइल ईरान को लेकर शत्रुता जारी रखता है तो नागरिक को निशाना बनाना पूरी तरह से संभव। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने कहा है कि इजराइल के खिलाफ ईरान का मिसाइल हमला एक भयानक गलती थी और अब इजराइल के पास मिडिल ईस्ट का चेहरा बदलने का 50 सालों में सबसे बड़ा मौका है। ईरान के द्वारा बैलिस्टिक मिसाइलें दागे जाने के बाद पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि इजराइल को अब कार्रवाई करनी चाहिए और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को नष्ट करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे समय आते हैं जब इतिहास हमारे दरवाजे पर दस्तक देता है तो हमें इसे खोलना चाहिए। उन्होंने कहा यह मौका चूकना नहीं चाहिए। ईरान के टॉप सैन्य जनरल का कहना है कि जुलाई में देश के खिलाफ इजरायली शासन की आक्रामकता के बावजूद देश में आत्म संयम बरता, लेकिन हिजबुल्लाह के महासचिव और एक शीर्ष ईरानी कमांडर की हत्या के बाद उसका धैर्य जवाब दे गया। ईरानी सेना के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बागेरी ने कहा है कि शहीद हनिये की हत्या के बाद ईरान अमेरिकियों और यूरोपीय लोगों के बार बार अनुरोध करने के बीच आत्म संयम के कठिन दौर से गुजरा। वो लोग हमको आत्म संयम बरतने के लिए कहते थे ताकि वो गजा पट्टी में युद्ध विराम करा सकें। बर्दाश्त करने लायक नहीं रह गई थी। रूस ने ईरान और इजराइल की लड़ाई पर बयान दिया है। रूस की विदेश मंत्रालय प्रवक्ता मारिया ज़खारोफ ने कहा है कि वेस्ट एशिया रीजन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की नीति फेल साबित हुई है क्योंकि क्षेत्र में तनाव बढ़ रहा है। रूस ने कहा कि मिडिल ईस्ट में बाइडेन प्रशासन की पूरी विफलता रही है। अडानी ग्रुप ने चंद्रपुर जिले के घुग्गुस स्थित एक प्राइवेट स्कूल को अपने कब्जे में लिया है, जिसका विपक्ष ने विरोध किया है। कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ ने कहा है कि ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र सरकार अडानी से बंधी हुई है। पहले महाराष्ट्र के उद्योग गुजरात ले गए, अब स्कूल आगे महापालिका और ग्राम पंचायत भी अडानी को सौंप दिए जाएंगे। बता दें कि चंद्रपुर जिले के माउंट कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल का मैनेजमेंट अहमदाबाद स्थित अडानी फाउंडेशन को सौंपा गया है। बता दें 1972 से इसे CSM नन ने सीमेंट बनाने वाली कंपनी ACC के ओनरशिप वाले स्कूल का मैनेजमेंट किया है, लेकिन अब अडानी ग्रुप ने ACC को भी 2022 में खरीद लिया था। अब जब स्कूल पर अडानी का कब्जा है तो स्कूल की पूर्व प्रिंसिपल सिस्टर लीना ने कहा कि अडानी ग्रुप को सौंपने के बाद हम 1 सितंबर को स्कूल से बाहर चले गए। हम अडानी ग्रुप के तहत काम नहीं करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि उनकी पॉलिसी और हमारी पॉलिसी बिल्कुल अलग है, इसलिए हम बाहर चले गए। इसके साथ ही उन लोगों ने अडानी ग्रुप से स्कूल के नाम से माउंट कार्मेल हटाने का अनुरोध किया है क्योंकि इसकी नन्स अब मैनेजमेंट में शामिल नहीं है।
लीना ने कहा कि हम लोगों ने एसीसी के निमंत्रण पर स्कूल शुरू किया था, जिसने सुदूर जिले में बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए हमारे मिशन का पूरे दिल से समर्थन किया था। वहीं उद्धव ठाकरे की शिवसेना के सामना ने कहा है कि अडानी पर मेहरबान है महायुति सरकार। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्य सरकार ने सूबे के 9 स्कूलों का प्रबंधन देने का फैसला किया है। हरियाणा के जुलाना में आज प्रियंका गांधी ने जनसभा की। इस दौरान उन्होंने विनेश फोगाट को लेकर कई बातें कही। उन्होंने कहा कि विनेश फोगाट में हिम्मत है, खड़े हो जाओ इसके साथ। इसने कहा ये टूट गई थी, लेकिन मैं जानती हूँ ये टूटी नहीं। इसको लग रहा था कि ये टूट जाएगी, लेकिन तब भी खड़ी हुई। ओलंपिक गई, जापानी गोल्ड मेडलिस्ट को हराया। मोदी जी की पुलिस ने बाल खींचे, इसको नीचे सड़क पर घसीटा, मारा पीटा, लेकिन झुकी नहीं और ओलंपिक में गई और लड़ी हमारे लिए, क्योंकि देश का स्वभाव है कि देश सत्य को पहचानता है और हमेशा यही लड़ाई देशवासियों ने लड़ी है। मैं यही कहने आई हूं कि अपनी लड़ाई लड़ो, नई सरकार लाओ। प्रियंका ने इसके साथ ही कहा कि अगर मेरा भाई राहुल गांधी के साथ अन्याय नहीं हुआ होता, संघर्ष नहीं किया होता और मेरे पिता की लाश घर नहीं लाया होता, तो उसमें हिम्मत नहीं होती 8000 किलोमीटर देश की एकता के लिए पैदल चलने की। अगर विनेश के साथ अन्याय नहीं होता तो शायद इतनी हिम्मत नहीं होती जितनी आज है। आपके साथ भी अन्याय हो रहा है, हटा दो इस सरकार को। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हरियाणा की जनता से किए वादे पूरे नहीं करने के लिए बुधवार को बीजेपी पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी भरोसा तोड़ने वालों के भी सरदार हैं। उन्होंने चरखी दादरी में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए ये भी कहा कि हरियाणा की जनता इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जिताने का फैसला कर चुकी है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को हरियाणा और देश भर से आए खिलाड़ियों के एक समूह से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। मुलाकात का वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने कहा कि पैसा नहीं तो गेम नहीं। आज भारत में ज्यादातर एथलीट्स की यही सच्चाई है। हरियाणा और देश भर से आए खिलाड़ियों के एक समूह से मिलकर उनकी समस्याओं को सुना। सिस्टम से पूरी तरह निराश, आहार, आराम और प्रशिक्षण जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझते हुए ये युवा उम्मीद और आत्मविश्वास भी खो रहे हैं। ये भारत के लिए ओलंपिक ग्लोरी छूटने से भी बड़ा नुकसान है। जब तक हम खिलाड़ियों को सीधा समर्थन देने वाला सिस्टम नहीं लाते, खेल संघों में राजनेताओं की जगह खिलाड़ियों को जिम्मेदार नहीं बनाते, तब तक भारत अपनी असली क्षमता नहीं प्राप्त कर सकता। भारत में असीम प्रतिभाएं हैं। पारदर्शिता, निष्पक्षता और हर जरूरी सुविधा से ही सुनिश्चित हो पाएगा हर होनहार खिलाड़ी को एक समान फायदा। बीते साल 1 नवंबर को IIT BHU छात्रा के साथ गैंगरेप की घटना हुई थी। इस दौरान परिसर में छात्र छात्राओं द्वारा महीनों तक इसके विरोध में प्रदर्शन किया गया था और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई थी। अब इसको लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा कड़ा रुख अपनाते हुए विश्वविद्यालय में अनुशासनहीनता का आधार बताते हुए 5 छात्राओं और 12 छात्रों को निलंबित किया गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि परिसर में शैक्षणिक माहौल का प्रभावित करना और अनुशासनहीनता को किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जाएगा और इसी को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से यह सख्त कदम उठाया गया है। चुनावी रणनीतिकार और जन स्वराज अभियान के संस्थापक प्रशांत किशोर ने अपना नया राजनीतिक दल बना लिया है। प्रशांत किशोर बीते काफी समय से बिहार में पदयात्रा कर रहे थे। प्रशांत किशोर ने अपने नए राजनीतिक दल का नाम जन स्वराज पार्टी रखा। आज उन्होंने कहा कि शराबबंदी हटाएंगे और शराब से आने वाले टैक्स का पैसा बजट में नहीं जाएगा, नेताजी की सुरक्षा के लिए नहीं खर्च होगा, सड़क, पानी और बिजली पर नहीं खर्चा होगा। शराबबंदी के टैक्स का सारा पैसा अगले 20 साल तक नई शिक्षा व्यवस्था बनाने के लिए खर्च किया जाएगा। प्रशांत किशोर ने कहा, हर साल शराबबंदी के कारण 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। प्रशांत किशोर ने मनोज भारती को अपनी पार्टी का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया। वो IIT कानपुर से पढ़े हुए हैं और IAFS अधिकारी रह चुके हैं। हालांकि कई ऐसे वीडियो भी वायरल हो रहे हैं जिसमें आम लोगों को रैली में जो लाया जा रहा है उनको क्या बोलकर लाया गया है। उन्हें प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन उनको झूठ बोलकर लाया गया था। इसके अलावा पप्पू यादव और बाकी लोग वो वीडियो भी शेयर कर रहे हैं जिसमें कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं। हरियाणा चुनाव से पहले एक बार फिर हरियाणा सरकार ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को 20 दिन की पैरोल दे दी। आज सुबह 6 बजे राम रहीम भारी सुरक्षा के बीच जेल से बाहर निकल आया। रोहतक जेल से राम रहीम बरनावा आश्रम गया। यह आश्रम उत्तर प्रदेश के बागपत में है। बता दें, राम रहीम को पैरोल मिलती ही रहती है। वो जेल में कम, जेल से बाहर आने की खबरों में ज्यादा रहता है।
हरियाणा में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले गुरमीत राम रहीम को पैरोल मिल गई। अब इस मामले में दिवंगत पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के बेटे अंशुल छत्रपति ने चुनाव आयोग में शिकायत की है। चुनाव आयोग को लिखे खत में उन्होंने कहा है उनके पिता पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या वर्ष 2002 में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के इशारे पर करवा दी गई थी। इस मामले में सीबीआई जांच के बाद सीबीआई की विशेष अदालत ने 11 जनवरी 2019 को गुरमीत राम रहीम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। उन्होंने पत्र में राम रहीम के सारे कारनामों का जिक्र किया है और कहा है कि कुख्यात राम रहीम के डेरा श्रद्धालुओं का वोटों का लालच देश की लगभग हर राजनीतिक पार्टी के लिए आकर्षण रहा है। सत्ता लोलुप राजनेता पिछले कई वर्षों से तथाकथित संत के आगे नतमस्तक होते रहे हैं। इसी के चलते गुरमीत राम रहीम ने अपने डेरा की एक राजनीतिक विंग भी तैयार की है। राजनीतिक विंग के जरिए डेरा सच्चा सौदा व उसका मुखिया पिछले 2 दशकों से अपने श्रद्धालुओं के वोटों का सौदा करता रहा है। ये बात भी जग जाहिर है कि गुरमीत राम रहीम को सजा सुनाए जाने के बाद लगभग हर एक चुनाव के दौरान उसे पैरोल या फरलो का फायदा पहुंचाकर घटिया राजनीति की जा रही है। उन्होंने चिट्ठी में बताया है कि कैसे उसे पिछले 2 सालों में ही 10 बार पैरोल या फरलो दी गई है, जिसके तहत वो 255 दिन जेल से बाहर रहा है। खास बात यह है कि 10 में से 6 बार उसे किसी न किसी प्रकार के चुनावों से ऐन पहले ये छूट दी गई। पहली बार पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले, फिर हरियाणा नगर निकाय चुनाव से पहले, उसके बाद अक्टूबर 2022 में ही फिर हरियाणा की आदमपुर विधानसभा उपचुनाव में 40 दिन की पैरोल मिली। उन्होंने वो तारीखें गिनाई हैं जब चुनाव थे और उसको पैरोल मिल गई। अंशुल छत्रपति ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी में कहा कि चुनाव आयोग की हिदायतों के अनुसार चुनाव आचार संहिता के दौरान किसी भी कैदी को इमरजेंसी पैरोल देने से पूर्व निर्वाचन अधिकारी से सलाह लेना जरूरी है। हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर्स टेम्परेरी रिलीज एक्ट सेक्शन 5 के अनुसार सजायाफ्ता कैदी को इमरजेंसी पैरोल विशेष कारणों में दी जाती है, जबकि राम रहीम के आवेदन में ऐसे किसी विशेष कारण का उल्लेख नहीं है। उन्होंने इसके साथ ही कहा कि गुरमीत राम रहीम के पैरोल आवेदन को रद्द करने के लिए चुनाव आयोग की तरफ से हरियाणा सरकार को निर्देश दिया जाए और उसके अलावा निष्पक्ष मतदान के हित में डेरा सच्चा सौदा की राजनीतिक गतिविधियों पर संज्ञान लेकर कार्रवाई की जाए। इसके अलावा उन्होंने सत्य हिंदी से बात करते हुए कहा कि कानून का मजाक बनाया हुआ है, इलेक्शन कमीशन को सही भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने सरकार को भी निशाने पर लिया और कहा कि सरकार बिल्कुल नंगी होकर ऐसा करने में लगी हुई है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मामले का स्वतः संज्ञान लेने की मांग की और सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद जताते हुए कहा कि पहले की तरह यहां भी कोर्ट सरकार पर इस मामले में तमाचा लगाए। भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में पहले पायदान पर पहुंच गए हैं। उनसे पहले रविचंद्रन अश्विन नंबर 1 टेस्ट गेंदबाज थे। 870 अंकों के साथ जसप्रीत बुमराह पहले पायदान पर हैं, तो वहीं दूसरे पायदान पर 869 अंकों के साथ भारतीय स्पिन गेंदबाज अश्विन हैं। बाबर आजम ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पोस्ट में अपनी कप्तानी के अनुभव को शानदार बताया, साथ ही अपने फैंस का शुक्रिया कहा। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।